اور उस महंगाई को पिछले 2.5 सालों में प्री प्लान इसके ससुराली रिश्तेदार सहूनी ताकतें उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, यूरोप इनके जरिए से पाकिस्तान के अंदर महंगाई लेकर आए, अपनी उंगली पर नचाया पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को, PDM की हुकूमत को, फिर इस हुकूमत को, निगरान हुकूमतों को, ठीक है। और ये महंगाई की वजह से इसकी सारी की सारी पॉपुलरिटी है, वरना तो 2019, 20 और 21 लोग थूकने को तैयार नहीं थे कि हमारा थूक जाया हो जाएगा। हमारे हालात ये थे, महंगाई, बेरोजगारी, मारामारी, लाकानूनियत, तालिबानाइजेशन, हालात ये थे इनकी हुकूमत में। तो ये महंगाई एक टूल है, इस महंगाई को कंट्रोल करेगी हुकूमत और करना पड़ेगा जी। सिर्फ IMF के सहारे पे रहेंगे। मैं नून लीग की हुकूमत को एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, अभी तक वो इस पे कामयाब नहीं हुए। अगर खुदा न खास्ता IMF बर वक्त आपको कर्जे नहीं देता तो अपना स्टाइल ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हुकूमती भी है, अदाराती भी है, इज्तिमाई भी है, उसको चेंज करें। अरबों रुपए के वो, अब देखें ना इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, इन्होंने अरबों रुपए के फंड्स दे दिए MNA MPs को तरक्याती। मैं समझता हूँ मेरा सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है, 25 साल हुकूमती मामलात में गुजरी है, 6 मिनिस्ट्री मैंने एक्सरसाइज की है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फालतू के सारे खर्चे बंद कर देने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की गली मोहल्लों की डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाने की और उसमें फिर 30% कमिश्नरों की लूट मार करने की। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सरकारी मुलाजिम से लेके और फिर सियासी लोग जो उसमें लूट मार होती है, कोई जरूरत नहीं है। वो सारा पैसा लगाए एग्जैक्ट पाकिस्तान की आवाम को बिजली सस्ती देने से लेके महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो पाकिस्तान की जरूरियात जिंदगी हैं, वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ताकि महंगाई ना हो। आलमी ताकतों का प्लान ये है कि महंगाई के जरिए से हमने इस बानी तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज को बरकरार भी रखना है और उसको आगे लेके जाना है। तो बस इस महंगाई को जो है वो कंट्रोल करें। IMF कर्ज देता है तब भी, नहीं देता है तब भी। ये है असल इम्तिहान शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का और नून लीग का। ये इम्तिहान है, इस इम्तिहान पे अपने आप को पूरा करें। यहां से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कायदाना सलाहियतें हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही। वही आपकी जनाब अल्ले तलल्ले हैं सरकारी भी, वही आपके उठने बैठने हैं, वही खाने पीने हैं, वही आपके मामलात है सारे। सच्ची बात कर रहा हूं, मैं उनका सज्जन बन के जाना उनको ये मशवरा दे रहा हूं। आउट ऑफ द वे इनकलाबी किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे। ये नहीं खत्म करने के लिए चाय पिलाना छोड़ दिया जी, अब सिर्फ क्या हुआ वजीर आजम हाउस में और वजीर हाउस में, सब ढकोसले हैं। ये ढकोसले इन्होंने भी किए, मज्जा बेच दिया थे जनाब, कुकड़ बेचते थे जनाब, बकरियां बेच दिया ईवान सदर की, बकवास की सारी चीजें। अरबों रुपए के आपके वो खांचे हैं, वो खत्म करो। अरबों रुपए की वो फैसिलिटीज है, ये फ्री बिजली, फ्री प्रोटोकॉल, ये फ्री पेट्रोल खत्म करो, वज़रा से लेके अफसरों तक, क्योंकि मुल्क के हालात खराब है। अगर आपने ये चीजें ना करके महंगाई को कंट्रोल ना किया, लोगों की जिंदगियों में रिलीफ ना दिया, तो इस फितने को और इस फसाद को फिर आप नहीं रोक सकते। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, जल्दी से मैं कर लेता हूं क्योंकि टाइम का मुझे अंदाजा है। सर ये जो आने वाले दिनों में हम फिर देख रहे हैं कि अदलिया और पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट भी खुल के सामने आ गई है, अदलिया के फैसले को बुलडोज कर दिया है, कानून साजी कर ली है और वो सेनेट से भी मंजूर हो गई है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों इस टकराव का नतीजा? मैं बहुत बड़ी बात आपके प्रोग्राम में करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात। ताज़ा तरीन जो मेरे इंफॉर्मेशन है और जो हालात और वाक़यात और ओवरव्यू पाकिस्तान और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मैं रहता हूँ, सर जी जो मर्जी कर ले, 9 मई के मुल्ज़मान की जान नहीं छुटनी। सारी की सारी अदलिया भी खड़ी हो जाए ना 100% जी नहीं। और अगर इस कानून साजी के रास्ते में अदलिया ने रुकावट खड़ी की, जो मैं हालात देख रहा हूं, हर किस्म का आखिरी ऑप्शन जो है यहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता है। अल्लाह ना करे कि वो हो। एक सियासी कारकुन, एक सियासी लीडर की हैसियत से जो मैं पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, अगर पाकिस्तान की अदलिया ने एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का मुजाहरा ना किया, अब उसने टकराव की पॉलिसी रखी पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट के बनाए हुए वो कवानीन के जो 100% लीगल है, जो अभी 2 दिनों में 3 दिनों में बने हैं,
100%. ان میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, ان میں کوئی غیر اخلاقیت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تشریح کرنا فائنل ذمہ داری, وہ دنیا کے الو کے پٹھے ہیں, دنیا جہاں کے الو کے پٹھے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی سینئر اینکر ہے, تجزیہ نگار ہے یا کوئی وکیل ہے. ابے الو کے پٹھوں, تشریح اس چیز کی جاتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے. سپریم کورٹ کا رائٹ حاصل ہے تشریح کرنے کا, لیکن آئین کی وہ شکیں کہ جو پارلیمنٹ بنائے اور بنانے کے بعد وہ شکیں دوسری شکوں کے ساتھ کنٹرڈکٹ ہو رہی ہوں, کنفلکشن آ رہا ہو اور سمجھ سے باہر ہو. معاملات مملکت, امور مملکت چلانے کے حوالے سے وہ جو نیا قانون بنا ہے وہ ارباب بست و کشاد کو, حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سول اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں, کیونکہ آئین کی اس شک سے آئین کی فلاں شک ٹکرا رہی ہے, آئین کی اس شک سے قانون کی فلاں شک ٹکرا رہی ہے. پھر تشریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرویز سنجیلا صاحب, یہ جو ٹکے ٹکے آگے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پولیٹیشین اور نام نہاد وکیل, زندگی میں کبھی انہوں نے ایک کیس نہیں لڑا ہوتا, زندگی میں کبھی ایک کیس نہیں جیتا ہوتا. وہ آ کے بتاتے ہیں جی پارلیمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ جتنے مرضی قانون بنائے. اس طرح جناب, کیونکہ تشریح کا رائٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور عدلیہ کو حاصل ہے. تو بھائی تشریح کی میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی. جب چیز ہی کلیئر ہے, جب قانون ہی کلیئر ہے, 100% کلیئر ہے, اینٹی کسی اور آئین کی شک کے ساتھ اینٹی نہیں ہے, متصادم نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, اس کی کون سی تشریح ہے؟ بتائے نا, اس کی کون سی تشریح ہے؟ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. جو قرارداد مقاصد سے لے کے آئین کی کسی شک کے ساتھ متصادم نہیں ہے, اس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پارلیمنٹ کا اول اور آخر رائٹ ہے اس قانون اور اس آئین کی جناب بنانے کا. آخری سوال ہے, شارٹ سوال یہ کہ آپ کس دور میں کالج دور کے یونین رہے, صدر رہے, یا آپ نے خدمات کی, وہ کون سا دور تھا؟ میں یونین کا صدر, ہم کنگ میکر تھے. ہم نے آخری الیکشن 89 کا, 89 کا بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 9 مارچ کو آخری الیکشن یونین کا ہوا تھا. میری ذمہ داری تھی گارڈن کالج کی, اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے, میں اس کا شہر لیول کا لیڈر تھا کہ اس کا الیکشن جناب میری ذمہ داری تھی. وہ الیکشن ہم نے پورا یونین کا جتایا تھا. اور پھر میں نے 81, 82 اور 83, 82 تک, 81 اور 82 میں 2 یونین کے الیکشن ہوئے. میں 6th اور 7th کلاس میں پڑھتا تھا, اور ساتھ ہی ہمارے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول کے ساتھ پنڈی میں گورنمنٹ حشمت اسلامیہ کالج ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے. میں 6ٹھی جماعت کا اسٹوڈنٹ اور 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ کالج کے لڑکوں کو جا کے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کو بتاتا تھا کہ نعرے یہ لگانے ہیں, فلاں یہ کرنا ہے. کیوں, وہ میری بڑی سسٹر تھی, ڈاکٹر ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں اس وقت GR کا الیکشن لڑ رہی تھی. وہ ساری ڈیٹیل لے کے آتی تھی, انسگنیا بھی, جمعیت کے ساری ڈیٹیل, نعرے یہ وہ. تو وہ سارے سن دیکھ کے, اور ویسے بھی گھر میں ابو بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جناب ماننے والے تھے. تو میں چھوٹی سی عمر میں نے پہلی دفعہ 9th میں حوالات کاٹی ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کی حیثیت سے. 9th میں اسلامی جمعیت طلبہ 9th میں 6ٹھی سے جماعت سے میں کارکن ہوں. 9th میں نے پہلی حوالات کاٹی. فرسٹ ایئر میں گارڈن کالج کا ناظم, پھر پنڈی شہر, پھر ڈویژن, پھر پوری زندگی اسی طرح ہی جناب چل رہا ہے. چلے, یہ میرا سوال اس لیے تھا, جو اگلا سوال تھا اس کی بیس تھی, مطلب پچھلا جو پاکستان کا 35 سے 40 سال کی سیاست ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ نے, حکومت بنتے ہوئے, حکومت گرتے ہوئے, حکومتوں کا حصہ رہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں تجربے کی بنیاد پر, ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ تنقید بھی کرتے ہیں, آپ کے منہ سے ہم نے تنقید بھی سنی, میاں محمد نواز شریف صاحب کا اس پورے عرصے میں 2 دفعہ کی حکومت, پھر 2013 میں جو مسائل تھے اکثر بتائے جاتے ہیں, وہ گناتے ہیں اپنی تقریروں میں, بجلی ٹھیک کی, دہشت گردی ٹھیک کی, GDP ٹھیک کی, وٹ ایور جو کیا دیکھتے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف کا رول واقعی ایسا ہے جو وہ بتاتے ہیں آپ کی نظر میں, یا اس میں کوئی آپ کچھ؟ اچھا, میں نا آج بالکل امپارشل ہو کے, جی, نظر ہو کے, کسی کی عقیدت کی پٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی عقیدت کی پٹی اتار کے, میں اپنی لائف کا جو 45 سال کا سیاسی تجربہ جی, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پلیز. اور وہی تقریباً پورے کا پورا دور نواز شریف صاحب کا بھی ہے.
ठीक, सियासत में आने से लेके अब तक मेरी नजरों में पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप में सबसे डिसेंट अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो नवाज शरीफ साहब है, सबसे डिसेंट। और फालतू की बातें करना, फालतू की बड़के मारना, पानी और थूक से पकोड़े तलना, पंजाबी कहते हैं यबड़ियां मारना, यारियां बारियां मारना, वो उनका स्टाइल नहीं है। जिंदगी में हर एक की खामियां होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, इखलाकी होंगी, सियासी होंगी, इंफरादी होंगी, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर। लेकिन सियासी निचोड़ में आपको बता दूं, पाकिस्तान को जो फायदे दिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो बेहतरी की, अब ये जो इनके साथ आखिरी जो क्राइसिस हुआ है जी पनामा वाला, जी, मैं पनामा वाले केस में बड़ा अंदर तक गया ना। पनामा का जो असल 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 जिसे कहते हैं ना, अंदर के जो सारे सबूत थे वो मैं निकाल के लेके आया था। किसी अलग प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मेरा एक अजीज था लंदन में, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जी, उसके जरिए से सारे सबूत लाए गए। मैंने उसकी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब से और इमरान खान साहब से, बानी तहरीक साहब से करवाई। उससे पहले तो ना एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जनरल फैज और जनरल उस वक्त जनरल वो थे आपके बाजवा से पहले जो थे राहील शरीफ साहब, वो अभी हाथ ही नहीं रख रहे थे कि हमने इस केस को आगे लेके जाना है। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं अंदर तक सारा इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मैं उन सारी चीजों की रोशनी में बता दूं कि सिर्फ सी पैक, भुट्टो को सजा मिली थी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मरज़इयों को काफिर करार देने का, खत्म नबूवत के कवानीन बनाने की सजा मिली थी। दो उसके कसूर थे। और नवाज शरीफ साहब को ये जो आखिरी सजा मिली पनामा वाली, वो सी पैक के ऊपर आउट ऑफ द वे एफिशिएंटली, प्रोफिशिएंटली, एक्टिवली रोल प्ले करने का और उसके ऊपर अमल दरामद करने की सजा मिली। तो मेरे कागजों में इस वक्त भी अगर कोई है, गलतियां हैं, कोताहियां हैं उनकी शख्सियत के अंदर, 100 आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कम अज कम मौजूदा जितनी लॉट है ना, उनमें सीनियर तरीन भी और सबसे डिसेंट पॉलिटिशियन जो है ना, मैं नवाज शरीफ साहब को समझता हूं। सबसे डिसेंट बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपके मुंह से हम सुन रहे हैं और जो दुनिया भी कहती है, वो तो इसका हकीकत मतलब नहीं है ना। अब ये नहीं है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या जी, किसी फलां का, अब ये न्यूट्रल मैंने स्टेटमेंट दिया है और 45 साल का तजर्बा, आधी सदी है तकरीबन, मैं उसकी रोशनी में बता रहा हूं। देखें एक और चीज, जी, 7 साल हो गए यार एक बंदे के घर के बाहर सुबह दोपहर शाम आलमी ताकतों की खुफिया एजेंसियों के सर सदके उसको गाली दी जाती है लंदन में। 7 साल यार, मेरा टेम्परामेंट तो नहीं है, मैं तो 4 गन्ना लेके फिरदा, 2 बड़ी और 2 जनाब छोटी, 9mm और जनाब टर्किश जनाब 12 बोर, अमेरिकन जनाब 221 तो जनाब फला मनु को इस तरह कोई लगातार 1 घंटा भी मेरे घर के बाहर भी आके करे ना, मैं तो सीधे फायर मारांगा। ये ऐसी की तैसी यार, बंदे की एक हद होती है ना टेम्परामेंट की, बर्दाश्त। यार 7 साल उस बंदे को सिर्फ सी पैक का बदला लेने के लिए, उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके घर को, उसके खानदान को, उसके रहन सहन को हदफ तनकीद बनाया गया। लेकिन उसको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि बड़ी पेशेंस के साथ लंदन के अंदर बात हुई। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, चाहे ना बनी गाला और जमान पार्क के बाद 4 घंटे 2 घंटे 15 20 30 40 बंदों को खड़ा करके इसके खिलाफ नारे मरवाए ना, या बिलावल हाउस के बाहर जाके करवाएं, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो साहब, आपकी इस बात के साथ ही हम एंड करते हैं। मैं आपको बताऊं, लंदन में जब ये हो रहा था तो हम लोग अक्सर लंदन होते थे, मियां साहब के साथ खाना खा रहे होते थे, और जो विंडो थी उस विंडो से वो सारा व्यू नजर आ रहा होता था। और मियां साहब खाना खाते वक्त जब ये कुछ हो रहा था आवाजें भी आ रहे होते थे, तो उनके किसी किस्म चेहरे पे कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जिससे पता लगे कि बड़ा गुस्से में। हाँ, बाकी के लोग वो उस वक्त होते थे, कहते थे आराम से सुकून से खाने पाए, हमारे बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, भटके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये जो आपने सब्र वाली बताई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा साबर वाकई ही इस सियासत में कोई नहीं है। आपका सर बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी